5.2.2 आनुवंशिक पदार्थ के गुण डीएनए बनाम आरएनए प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए। हाँ, हर्षी-चेज प्रयोग से डीएनए बनाम प्रोटीन की बहस तो खत्म हो गई, लेकिन बाद में पता चला कि कुछ वायरस में आरएनए भी आनुवंशिक पदार्थ होता है, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस। जी। तो सवाल ये है कि डीएनए ही प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ क्यों है, जबकि आरएनए भी संदेशवाहक और अनुकूलक जैसे महत्वपूर्ण काम करता है। इसका जवाब शायद डीएनए और आरएनए की रासायनिक संरचना के अंतर में छिपा होगा। बिल्कुल। तो देखते हैं कि एक अणु को आनुवंशिक पदार्थ बनने के लिए किन मानदंडों को पूरा करना चाहिए। पहला मानदंड क्या है? पहला, उसे अपनी प्रतिकृति रेप्लिकेशन बनाने में सक्षम होना चाहिए, वो अपनी कॉपी खुद बना सके। दूसरा, उसे रासायनिक और संरचनात्मक रूप से स्टेबल होना चाहिए। तीसरा, उसमें धीमे परिवर्तन यानी उत्परिवर्तन की गुंजाइश होनी चाहिए। ये उत्परिवर्तन विकास के लिए जरूरी है। और चौथा, उसे मेंडेलियन लक्षणों के रूप में खुद को व्यक्त एक्सप्रेस करने में सक्षम होना चाहिए। चलिए इन मानदंडों पर डीएनए और आरएनए को परखते हैं। पहला, प्रतिकृति। देखिए, बेस पेयरिंग और पूरकता के नियम के कारण डीएनए और आरएनए दोनों ही अपनी प्रतिकृति बनाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन प्रोटीन ये पहला मानदंड ही पूरा नहीं कर पाता। अच्छा, अब दूसरा मानदंड, स्थिरता का महत्व तो ग्रिफिथ के प्रयोग से ही साफ था। गर्मी ने बैक्टीरिया को मार दिया, पर आनुवंशिक पदार्थ जो बाद में डीएनए निकला के गुणों को नष्ट नहीं किया। हाँ, ये बात तो है। अब हम जानते हैं कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड पूरक होते हैं। अगर उन्हें गर्मी से अलग भी कर दें तो सही परिस्थितियां मिलने पर वो वापस जुड़ जाते हैं। और आरएनए की स्थिरता कैसी है? आरएनए में हर न्यूक्लियोटाइड पर 2-OH समूह होता है। ये एक प्रतिक्रियाशील समूह है जो आरएनए को अस्थिर या लैबाइल और आसानी से टूटने वाला डिग्रेडेबल बनाता है। और आरएनए उत्प्रेरक भी है? हाँ, इसलिए वो और भी प्रतिक्रियाशील है। तो तुलना करें तो डीएनए रासायनिक रूप से कम प्रतिक्रियाशील है और आरएनए की तुलना में संरचनात्मक रूप से ज्यादा स्थिर है। इसलिए डीएनए एक बेहतर आनुवंशिक पदार्थ है। भंडारण के लिहाज से तो हाँ। एक और बात, डीएनए में यूरेसिल की जगह थाइमीन का होना भी उसे अतिरिक्त स्थिरता देता है। अच्छा, अब तीसरा मानदंड, उत्परिवर्तन। डीएनए और आरएनए दोनों में उत्परिवर्तन हो सकता है, बल्कि आरएनए ज्यादा अस्थिर होने के कारण ज्यादा तेजी से उत्परिवर्तित होता है। इसलिए आरएनए जीनोम वाले वायरस तेजी से बदलते और विकसित होते हैं। जी हाँ, खासकर जिनका जीवन काल छोटा होता है। चौथा मानदंड, अभिव्यक्ति। आरएनए सीधे प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोड कर सकता है, तो वो लक्षणों को आसानी से व्यक्त कर सकता है, जबकि डीएनए को प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए पर निर्भर रहना पड़ता है। हाँ, और जो प्रोटीन बनाने की मशीनरी है वो भी आरएनए के इर्द गिर्द विकसित हुई है। तो कुल मिलाके निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये है कि डीएनए और आरएनए दोनों आनुवंशिक पदार्थ का काम कर सकते हैं, लेकिन डीएनए ज्यादा स्थिर है, इसलिए वो आनुवंशिक जानकारी के भंडारण स्टोरेज के लिए बेहतर है। और सूचना के संचरण के लिए? उसके लिए शायद आरएनए बेहतर है। तो क्या इसका मतलब है कि जीवन की शुरुआत में आरएनए ही आनुवंशिक पदार्थ था? 5.3 आरएनए जगत। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि पहला आनुवंशिक पदार्थ कौन था, और अब काफी सबूत इस ओर इशारा करते हैं कि आरएनए ही पहला आनुवंशिक पदार्थ था। अच्छा, कैसे कह सकते हैं? ऐसा माना जाता है कि जीवन की जो जरूरी प्रक्रियाएं हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, ये सब आरएनए के इर्द गिर्द ही विकसित हुई। और आरएनए सिर्फ आनुवंशिक पदार्थ ही नहीं था, वो उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का भी काम करता था। आज भी कई महत्वपूर्ण जैव रासायनिक प्रक्रियाएं आरएनए उत्प्रेरक राइबोजाइम द्वारा होती हैं, न कि प्रोटीन एंजाइम द्वारा। लेकिन आरएनए तो अस्थिर था। हाँ, उत्प्रेरक होने के कारण वो प्रतिक्रियाशील और अस्थिर था। इसीलिए शायद डीएनए का विकास हुआ। कैसे? डीएनए में आरएनए से कुछ रासायनिक संशोधन हुए, जैसे डीऑक्सीराइबोज, शर्करा, थाइमीन का आना, जिनसे वो ज्यादा स्थिर हो गया। और डबल स्ट्रैंडेड होने का भी फायदा है? बिल्कुल, डबल स्ट्रैंडेड होने और पूरक स्ट्रैंड होने से उसमें मरम्मत यानी रिपेयर की प्रक्रियाएं विकसित हुईं, जिससे वो बदलावों का और बेहतर तरीके से सामना कर सका। तो ये था आरएनए जगत का सिद्धांत,